Hello friends, in this lesson we will cover gene activation during gastrulation. So this is the part 1 and it covers about the transcription factors or the mRNAs which are involved in gastrulation, and those mRNAs will decide the fate of 3 germ layers, right? सो वी हैव ऑलरेडी कवर टिल ब्लास्टुला स्टेज कि ब्लास्टुला स्टेज में जो है वो कुछ चेंजेस होते हैं और 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी, देन गैस्ट्रुला इज फॉर्म्ड. सो उन mRNAs और उनकी फंक्शनिंग और उनके प्रोसीजर को हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से आपस में जो है वो फंक्शनिंग करते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं कि वो नॉर्मल से सेल्स जो ग्रे क्रिसेंट में प्रेजेंट हैं वो 3 germ layers की formation करेंगे, and then further those germ layer will form different part of the bodies. So this all topic it is covered in this part. So this is just a recap which we have already covered about the 3 germ layers. This is the journal fate map. So the outermost layer is ectoderm and it forms the exoskeleton. Right, so middle one which is of blue color, it is mesoderm and it develops into the organs, various organs. It can be heart, lung, liver, brain, it can be any lung, it can be any organ, right? So the innermost is endoderm. एंडो का मतलब क्या होता है? इनरमोस्ट. सो द एंडोडर्म इट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी गट की लाइनिंग होगी, राइट? सो गट लाइनिंग इज फॉर्म्ड बाय एंडोडर्म. सो जर्नल फेट मैप हमने कवर किया. नाउ दिस इज द जीन एक्टिवेशन इन फ्रॉग ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन. So this journal fate map is thought to be imposed upon the egg by transcription factor VEGT and VG1. So these are the mRNAs or transcription factors. Why mRNAs? Why I'm saying mRNA? क्योंकि transcription factors जो होते हैं वो क्या होते हैं? They are generally mRNAs which have the composition of some proteins. So मैं इन्हें proteins भी कह सकती हूँ, mRNA भी कह सकती हूँ और transcription factor भी कह सकती हूँ. So generally ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं इन डिसाइडिंग द फेट मैप ऑफ द 3 germ layers during the egg stage, right? So many experiments has been performed by these 2 scientists in 1935 during this period. जिन्होंने डिसाइड किया, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि अगर हम कुछ सेल्स को जो है वो एलिमिनेट कर दें तो नॉर्मल एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होता है कि नहीं होता, उस एम्ब्रियो में कौन से चेंजेस आते हैं, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फॉर्मिंग वेरियस पार्ट्स. सो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इट हैज़ बीन डन बाय स्पेमन एंड मैनगोल्ड इन 1935, राइट? So they showed that organizer or dorsal lip of the blastopore. Now हमने ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पढ़ा था, ब्लास्टुला स्टेज में पढ़ा था कि वहाँ पे ग्रे क्रिसेंट पार्ट होता है, एंड दैट ग्रे क्रिसेंट पार्ट is now differentiated into the organizer, और उसी organizer को हम क्या बोल रहे हैं? dorsal lip बोल रहे हैं. So these 2 scientists has specified that region as a organizer or dorsal lip, right? Now what is the organizer? So that gray crescent is differentiated into organizer by some signals. So इन सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सिग्नल्स होते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दोज सेल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर, राइट? सो ऑर्गेनाइजर एज द नेम सुजेस्ट, इट क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजर का मतलब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना इनटू सर्टेन मैनर, राइट? किसी सीक्वेंस में उसको जो है अरेंज करना. सो ऑर्गेनाइजर इज़ द इनिशिएटर ऑफ द सेल्स movement, cell movements. Yes, we have already covered the cell movements. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, you can see
आप वहाँ पे चाहिए, पहले पुराने टॉपिक्स को कवर करिए, राइट। सेल मूवमेंट्स हमने सारी कवर की हैं, जैसे कि एपीबॉली, एम्बॉली, इन्वोल्यूशन, राइट। ऑल द सेल मूवमेंट्स, वो सारी सेल मूवमेंट्स जो कि ब्लास्टुला स्टेज में होंगी, ठीक है, वो उनकी इनिशिएशन करने वाला पार्ट दैट इज ऑर्गेनाइजर, और वही पार्ट जो है फर्दर डिसाइड करेगा कि कौन से सेल्स ने क्या बनाना है, जैसे कि 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन, और उसी ऑर्गेनाइजर को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल लिप कहते हैं। So now how does an organizer is formed? This is the next question which arises in our mind कि organizer जो है वो form कैसे हो रहा है, कौन से सिग्नल्स मिलते हैं ग्रे क्रिसेंट वाले सेल्स को कि ऑर्गेनाइजर जो है वो फॉर्म होगा। सो देयर आर मेनली 2 फंक्शंस, देयर आर मेनली 2 सिग्नल्स, द सिग्नल 1 and the other one is signal 2. So this is very important. You have to keep this in your mind that signal 1 is responsible for the formation of endodermal cells, right? Endodermal cells की formation किससे होगी, signal 1 से होगी, and signal 2 is responsible for the formation of mesodermal cells, middle layer को बनाएगा, mesoderm को बनाएगा, और उन दोनों की एक्सेस होंगी। कौन सी एक्सेस होती हैं, मेनली वेंट्रल एक्सेस होती है एंड डॉर्सल एक्सेस होती है, राइट। तो उन वेंट्रल एंड डॉर्सल एक्सेस की फॉर्मेशन किस तरह से होगी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सिग्नल 1 के बारे में एंड सिग्नल 2 के बारे में अलग अलग कवर करेंगे इस टॉपिक को। So this is, you have to remember that signal 1 is responsible for the formation of endoderm and signal 2 is for the mesodermal cells. So this is about signal 1. In this video, I will only cover about signal 1 and signal 2 will be covered in the next video, right? So covering about signal 1, we know that it will form dorsal endodermal cells, and the protein, the main protein or main transcription factor which is involved is beta catenin. So this beta catenin is already present in all the vegetal cells. We know that there are 2 poles. One is animal pole and the other one is the vegetal pole, right? So this vegetal pole, all the cells of this vegetal pole have beta catenin protein which is already present there. So if this beta catenin is already present in the cells, so what is the functioning of this beta catenin, what it is doing in those cells? So the function of the beta catenin, the first one is, if it is a condition, if the beta catenin is stable. What is the meaning of stable here? Stable means if the concentration is high, if the concentration of beta catenin is high in the cells, right? This is the first condition. And what could be the other condition? If the concentration of beta catenin is low. So now we will see what will happen if the concentration high. If the concentration is high, then beta catenin will stable. Obviously जो भी चीज़ जो है dominating है, जो चीज़ ज़्यादा होगी, it will dominate and it will show its result, right? So अगर उसकी concentration ज़्यादा है तो beta catenin अपना result दिखाएगा, and what will be the result? That it enters into the cells, and those cells into which it is entering, it forms dorsal axis. तो जो भी सेल्स में जिनमें बीटा कैटेनिन अंदर चला जाएगा, दो सेल विल फॉर्म डॉर्सल एक्सिस, एंड सिग्नल 1 mainly forms endoderm. So now if the cells have high concentration of beta catenin, it means those cells will form dorsal axis of endodermal cells, right? And now moving to the other condition, when beta catenin is unstable, means it has low concentration. If the concentration is low, then
it is not able to enter into the cells, and those cells will form the ventral axis. I hope you will easily remember these 2 points, and the function of the beta catenin is very much clear to you all. Now, how beta catenin get activated? What are the mRNAs or proteins which are involved in the activation of beta catenin? कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी कंसंट्रेशन को या तो हाई कर देंगे या तो उनकी कंसंट्रेशन को वो लो कर देंगे. सो what happens during the sperm entry? There is another protein. This is all about protein. If you will see that this whole process of gastrulation is just the game of proteins. Different type of proteins are involved in this process, right? So another protein is entering, that is disheveled protein. So this disheveled protein are also present at the vegetal pole cells, and after fertilization there is cortical rotation. This we have already covered in the last video of our gastrulation. पूरा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है. इसका पे लिंक आई विल गिव इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट. राइट, कॉर्टिकल रोटेशन होती है बाय 30 डिग्री विच मेक द डिसहेवल्ड प्रोटीन टू रोटेट टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द स्पर्म एंट्री, विच पॉइंट इन फ्यूचर विल बी नोन एज डॉर्सल लिप. और डॉर्सल लिप क्या होता है? ऑर्गेनाइजर होता है, राइट. तो क्या हो रहा है? डिसहेवल्ड प्रोटीन जो है वो भी वेजिटल पोल्स में प्रेजेंट है और फर्टिलाइजेशन होती है. उसके बाद कॉर्टिकल रोटेशन होगी. जब कॉर्टिकल रोटेशन होगी तो वो डिसहेवल्ड प्रोटीन जो है वो भी रोटेट कर जाएगा बाय द वेजिटल सेल. जैसे वेजिटल पोल रोटेट करेगा वैसे ही डिसहेवल्ड प्रोटीन भी रोटेट कर जाएगा, और उसकी रोटेशन कुछ इस तरह से होगी कि वो स्पर्म एंट्री वाले पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट पहुंच जाएगा, राइट. और जहाँ अब न्यू पॉइंट जहाँ पर डिसहेवल्ड प्रोटीन जो है वो पहुंच चुका है, उस पॉइंट को हम फ्यूचर में क्या बोलेंगे? डॉर्सल लिप बोलेंगे. नाउ दिस इज द डिटेल. हम इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं that what actually is happening during fertilization and that cortical rotation which I am telling you. So before fertilization, disheveled protein is located in vegetal pole and also GBP present at the vegetal pole. So this is the vegetal pole, yellow part, right? I have make it with different colors for easily recognition. This yellow part is vegetal pole and this is the disheveled protein. ठीक है, तो इस वेजिटल पोल में डिसहेवल्ड प्रोटीन के साथ साथ एक और प्रोटीन होगा. कौन सा? GBP. ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री एंड दिस इज द इक्वेटर. नाउ फर्टिलाइजेशन हो गई. स्पर्म हैज एंटर्ड इनटू द एग. उसने एग की मेम्ब्रेन्स को जो है वो फर्टिलाइज कर दिया है. नेक्स्ट इज द स्टेप ऑफ कॉर्टिकल रोटेशन. नाउ यू कैन सी हेयर कि कॉर्टिकल रोटेशन हुई. यहाँ पे था पहले स्पर्म. ये एग जो है इस तरह से इस तरफ को मूव किया, जिसकी वजह से नाउ द न्यू पॉइंट इज दिस ऑफ द स्पर्म एंट्री, राइट. एंड इसके जस्ट ऑपोजिट क्या पहुंच चुका है? डिसहेवल्ड प्रोटीन पहुंच चुका है, विच वॉज अर्लियर एट दिस पोजिशन. नाउ द न्यू पोजिशन ऑफ द डिसहेवल्ड प्रोटीन इज दिस. नाउ व्हाट विल हैपन जब डिसहेवल्ड प्रोटीन यहाँ पर पहुँच जाएगा जस्ट ऑपोजिट टू द स्पर्म एंट्री, तो वहाँ पर वो GBP के साथ बाइंड कर एक न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, और अपने उस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है. So after fertilization, cortical rotation occurs and disheveled get joined to the GBP and forms a complex, and the concentration of disheveled protein and GBP complex starts to increase. This is what is happening during cortical rotation. अब जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई इस कॉम्प्लेक्स की तो ऑब्वियसली इसका कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दैट इट विल अल्टीमेटली ब्लॉक द GSK3.
which is in our next step. The next step is blocking of GSK3, right? So this Havelock protein and GPP complex binds to GSK3 and block it to prevent the degradation of beta-catenin, and beta-catenin gets stable. Now what is happening? अब देखिए कि डिसहेवल प्रोटीन ने क्या किया, डिसहेवल जो कॉम्प्लेक्स था हमारा जीपीपी के साथ, उसने क्या किया, उसने जाकर अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर ली, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो GSK3 के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है. नाउ GSK3 इज बाइंडेड विथ दिस कॉम्प्लेक्स और GSK3 जो है वो अल्टीमेटली ब्लॉक हो गया है, क्योंकि GSK3 इज नाउ नॉट फ्री टू शो इट्स फंक्शनिंग, तो वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है. अब देखिए आप, GSK3 जो होता है इसका मेन फंक्शन इज टू फॉर्म वेंट्रल एक्सिस, ठीक है. और बीटा कैटेनिन का फंक्शन हमने पढ़ा है, इट फॉर्म्स डॉर्सल एक्सिस, जहाँ पे बीटा कैटेनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इट गॉट स्टेबल एंड देयर इट फॉर्म्स डॉर्सल एक्सिस. तो अब अगर GSK3 फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि बीटा कैटेनिन की डिग्रेडेशन जो है वो नहीं हो पाएगी. इट मीन्स बीटा कैटेनिन क्या हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इट विल गेट स्टेबल, ठीक है. अब बीटा कैटेनिन स्टेबल हो जाता है तो हमने पहले ही पता है कि वहाँ पर क्या होता है. सो द एंट्रेंस ऑफ बीटा कैटेनिन. सो दिस इज द diagram which is very much clear to you all. This red dots which I have already made, red and blue partition है यहाँ पर. So ये red dots जो हैं they are showing that beta catenin has already entered in the cells and they have formed dorsal axis, and the other one, the cells without beta catenin, have formed ventral axis. So the beta catenin enters into the cell and those cells differentiate into the dorsal endoderm called dorsal lip and also known as nucleus center. This is very much important and even ये competitive exams के लिए भी आ सकता है, जैसे CSIR होता है. सो CSIR के एग्ज़ाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो है these questions which are memory based question which covers the part B of the question paper, right? So this is very much important. So ये क्या है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि बीटा कैटेनिन जो सेल्स के अंदर चला जाएगा वो सेल्स क्या बनाएंगे, डॉर्सल एंडोडर्म बनाएंगे, राइट. और उस डॉर्सल एंडोडर्म को हम डॉर्सल लिप भी बोलते हैं और न्यूक्लियस सेंटर भी बोलते हैं. व्हाई वी आर सेइंग इट एज न्यूक्लियस सेंटर, बिकॉज इट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट which discovered this stage और this बीटा कैटेनिन के सेल्स के अंदर जाने के रिजल्ट को डिस्कवर किया. उसके नाम पर जो है इस एरिया का नाम रख दिया गया है न्यूक्लियस सेंटर. और यही जो है हमारा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है. ऑर्गेनाइजर तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है. अब ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट डॉर्सल एंडोडर्म जो होगा वो हमारा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होगा. प्राइमरी मीन्स मेन ऑर्गेनाइजर, द मेन फंक्शनिंग, द मेन बॉडी, ठीक है. सो द मेन बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजर इज द डॉर्सल एंडोडर्म, right? And those cells which do not get beta catenin establish their fate as ventral cells, and hence ventral axis is formed in the young frog embryo. So this was all about the signal 1, right? Beta catenin is the main protein of the signal 1 और beta catenin के सारे steps जो फॉलो होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप. आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.